नमस्कार दोस्तों। कल हम 350 तक बात कर चुके थे और अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 351 पे बात करते हैं। जो 351 क्वेश्चन है यह है कि किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की। तो किसने की थी इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है इनको, मिहिर भोज को। और मिहिर भोज विष्णु का भक्त था और इन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण की और उनके कुछ सिक्कों पर आदिवराह शब्द का अंकित है। तो ध्यान रखना, प्रतिहार वंश के जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको कहा जाता है, मिहिर भोज को। और वैसे जो प्रतिहार थे उनके संस्थापक कौन थे, नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट थे, या फिर हमने एक और नाम पढ़ा था हरिश्चंद्र। तो आप लोग बताइए कि कौन थे। वास्तविक संस्थापक हुए मिहिर भोज और आप बताएंगे जो मूल संस्थापक थे वो कौन थे। 350 हो गया। भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो जो भरतपुर शहर है इसकी स्थापना आप सबको पता ही है कि जो महाराजा सूरजमल जी थे इन्होंने की थी। और जैसा कि आपको पता है इन्हें अफलातुन बोला जाता था और लोहागढ़ के दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 1733 में इन्होंने ये जो है भरतपुर की स्थापना की थी और इनको जाट जाति का अफलातुन बोला जाता है और लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण भी किया था इन्होंने। अगला है भीमलाट विजय स्तंभ किसने बनवा, कहाँ पर है मतलब। तो भीमलाट कहाँ पर है, भीमलाट तो आपने सुना ही होगा। भीमलाट विजय स्तंभ बूंदी में है, सॉरी भरतपुर में है। और कहाँ पर है ये बयाना के, भरतपुर का जो बयाना का दुर्ग है उसमें है। और इसका जो निर्माण था वो करवाया था महाराणा विष्णुवर्धन ने। भीमलट का जो निर्माण था वो किसने करवाया था, विष्णुवर्धन। भरतपुर में स्थित है ये, तो ध्यान रखना। अगला है हुंजा। हुंजा किसका घोड़ा था, बूंदी के उम्मेद सिंह का। बूंदी के उम्मेद सिंह का जो घोड़ा था उसका नाम था हुंजा। तो उम्मेद सिंह का क्या हो गया, हुंजा घोड़ा। हुंजा नामक बूंदी के राजा उम्मेद सिंह का था और बूंदी के तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया था और अपने जीवन काल में स्वयं की सोने की मूर्ति बनवाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया था। ये काफ़ी अलग बात थी यहाँ पर कि सोने की मूर्ति बनवाई उन्होंने पहले तो स्वयं की और फिर उसका अंतिम संस्कार भी करवाया। तो हुंजा नामक घोड़ा पूछे तो आप बताओगे उम्मेद सिंह। और जो महाराणा प्रताप है इनका भी एक फेमस घोड़ा था, आप बताओगे कौन सा था, बताइए। चेतक किसका था और राम प्रसाद किसका था, आप लोग बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। हुंजा नामक घोड़ा किसका था, तो बात कर चुके हैं, बूंदी के उम्मेद सिंह का था। झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, बताइए आप लोग। तो पहला है कि झाला जालिम सिंह जो है कोटा राज्य के शासक थे। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। 356। तो झाला जालिम सिंह कोटा राज्य के शासक थे, नहीं। झाला जालिम सिंह कहाँ के थे, झालावाड़। वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ राजनेता था, ये बात सही है। और उसने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए, ये भी सही है। और कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें नहीं था, ये भी सही है। लेकिन ये कोटा के शासक नहीं थे, ये क्या थे, दीवान थे यहाँ के। अगला है झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई। तो डेट आपको पता ही है, 1838 में। इजी है। देखिए 1838 ईस्वी में
अंग्रेज शासकों ने झालावाड़ जो था उसको कोटा राज्य से अलग किया और झाला मदन सिंह को दे दिया। वो क्या था, झाला जालिम सिंह के पोते थे। तो किसको दे दिया, झाला मदन सिंह को। अगला, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो कोटा राज्य के संस्थापक कौन थे? राव माधो सिंह थे। माधो सिंह जी थे। और जो शुरू में क्या था कि कोटा और बूंदी रियासत एक ही थे और यहाँ पर हाड़ा चौहानों का शासन था। और शाहजहाँ के समय में 1631 ईस्वी में बूंदी नरेश राव रतन सिंह के पुत्र थे माधो सिंह। इनको कोटा का पृथक राज्य दे दिया और उसे बूंदी से स्वतंत्र कर दिया। तभी से कोटा जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में है। तो किसके पुत्र थे माधो सिंह? राव रतन सिंह के पुत्र थे। और 1631 ईस्वी में जो है इनके पुत्र थे माधो सिंह, उनको कोटा का पृथक राज्य दे दिया। तो कोटा कहाँ से अलग हुआ है? बूंदी से। तो बूंदी और कोटा, देखो बूंदी से अलग हुआ कोटा और कोटा से अलग हुआ झालावाड़। तो ध्यान रखना है, 1631 ईस्वी में दिया था ये। नेक्स्ट, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? तो उत्तराधिकारी शुल्क कहाँ से नहीं लिया जाता था? तो आपको पता है ये जैसलमेर से नहीं लिया जाता था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट में पूछा गया है। जब नया उत्तराधिकारी बनता था तो ये शुल्क लिया जाता था और अगर कोई ऐसी शुल्क नहीं देता था तो उसकी जागीर जब्ती कर ली जाती थी। अगला, डाबी और जीवणी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? डाबी और जीवणी, ये तो काफ़ी फेमस है, जैसलमेर में थे डाबी और जीवणी सामंत जो थे। और एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी कि डाबी और जीवणी सामंतों की श्रेणी जैसलमेर में थी। और जैसलमेर में भाटी रावल हरराज के शासनकाल में सामंतों की श्रेणी प्रारंभ हुई थी और इसमें डाबी बई और जीवणी दई, ठीक है। तो डाबी और जीवणी जो सामंत थे ये जैसलमेर में थे। भाटी रावल हरराज ने यहाँ पर सामंतों की श्रेणियों की व्यवस्था प्रारंभ की थी। आगे, कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियाँ ग्रहण की गई? तो रावल कहाँ के शासकों को बोला जाता था? ये आप बता दोगे आराम से। रावल थे, आपको पता है, डूंगरपुर में थे ये। 361 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। डूंगरपुर के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियाँ ग्रहण की गई और 1358 ईस्वी में जो मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह थे उनके सबसे बड़े पुत्र जो थे वीर सिंह, इन्होंने डूंगरपुर की स्थापना की थी। कब की थी? 1358 में। किसने की थी? कर्ण सिंह के पुत्र वीर सिंह ने। और डूंगरपुर के शासक जो है स्वयं को मेवाड़ प्रमुख कर्ण सिंह के पुत्र रावल वीर सिंह का वंशज मानते हैं। इसी के सम्मान में वे रावल और महारावल की उपाधियाँ ग्रहण करते हैं। रावल वीर सिंह के वंशज मानते हैं स्वयं को, तो इसलिए ये स्वयं को रावल और महारावल की उपाधियाँ देते हैं, ठीक है। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो डूंगरपुर जो राज्य है वहाँ पर जो गुहिल राजवंश था, तो आपको पता ही है कौन थे, बताइए। गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन थे डूंगरपुर के अंदर? डूंगरपुर के गुहिलों के संस्थापक कौन थे, बताइए। बता दोगे आप लोग या फिर आप लोगों के ऊपर ही छोड़ दूं इसका आंसर में? स्टार लगा हुआ है, पहले आपको बता चुके हैं, तो मैं भी इसे आपको नहीं बताऊंगा। आप देखिए पहले जाके और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि डूंगरपुर राज्य में जो गुहिल राजवंश था उनके संस्थापक कौन थे, ठीक है। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की थी? हरबख्शपाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की थी? राजस्थान में ब्रिटिश जो थे उन्होंने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहाँ संधि की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा करौली में। राजस्थान में ब्रिटिश शासकों ने हरबख्शपाल सिंह के साथ करौली में संधि की थी। राजस्थान में जो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति थी उसको स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? करौली। इस समय करौली का शासक था हरबख्शपाल सिंह। करौली के शासक कौन थे इस समय? हरबख्शपाल सिंह।
तो करौली में जब संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ में, तो कौन से शासक ने की थी? हरबख्शपाल सिंह ने। हरबख्शपाल सिंह का आपको नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो अजमेर और पुष्कर में, अजमेर के पुष्कर में हुआ था, ये आपको पता है। 1925 में हुआ था, ये ध्यान रखने वाली बात है। और 1925 में जो अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन पुष्कर अजमेर में आयोजित हुआ था, और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो भरतपुर के महाराजा थे। कौन? कृष्ण सिंह। आपको पता ही है कि भरतपुर में जो है जाट बाहुल्य क्षेत्र है, और जाटों के जो राजा थे उनको जाटों का अफलातुन भी बोला जाता है। तो भरतपुर के महाराजा श्री कृष्ण सिंह जो थे, उन्होंने अखिल भारतीय जाट महासभा की अध्यक्षता की थी, और 1925 में यह अधिवेशन हुआ था। तो ध्यान रखना है, आरपीएससी ने 2022 में पूछा है ये क्वेश्चन। अगला है, राजस्थान का कौन सा शासक या राजवंश यादव राजवंश से संबंधित था? तो कौन थे बताइए? तो भाटी जो थे ये यादव राजवंश से संबंधित थे। यादव राजवंश से संबंधित कौन थे? भाटी हो गए। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भाटी शासक यादव राजवंश से संबंधित थे। भाटी स्वयं को क्या मानते थे? चंद्रवंशी यादव मानते थे, और भगवान कृष्ण के वंशज थे। और भाटी वंश की स्थापना भट्टी नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, तो आपको पता ही है, पहले भी हम बता चुके थे कि चंद्रवृदाई है, उन्होंने चौहानों को कहाँ से माना है? अग्नि से उत्पन्न माना है। किसको? चौहानों को। किसने? चंद्रवृदाई ने। और सूर्यवंशी किसने माना था? सूर्यवंशी माना था उनको नैचंद्र सूरी ने। नैचंद्र सूरी की बुक कौन सी थी? हम्मीर महाकाव्य। और जो यादव राजवंश है, इनको ये इनसे रिलेटेड कौन थे? भाटी। और भाटी जो है स्वयं को क्या मानते थे? चंद्रवंशी मानते थे। और भाटी वंश की स्थापना किसने की थी? भट्टी नामक व्यक्ति ने की थी। ये ध्यान रखना है। आगे, राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया? वरिक वंश किसने किया था? तो वरिक वंश जो है कहाँ था ये? तो आपको पता है कि वरिक वंश कहाँ था? बयाना में था। एक बार पढ़ लेते हैं। राजपूताना के बयाना क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था, और बयाना का जो अभिलेख है, मतलब 371 ईस्वी का है, विजयगढ़ या प्रस्तर शिलालेख से विष्णुवर्धन नामक एक वरिक वंश के राजा का उल्लेख मिलता है, जिसके पिता यशोवर्धन थे। तो यशोवर्धन के पुत्र थे विष्णुवर्धन। यशोवर्धन के पुत्र थे, कौन थे? विष्णुवर्धन। वंश कौन सा था? वरिक वंश। हो जाएगा। वेली कृष्ण रुक्मणीरी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? वेली कृष्ण रुक्मणी के जो वो थे वो अकबर थे। वेली कृष्ण रुक्मणीरी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। तो हो जाएगा आराम से। इसके बारे में आपको बता देते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता पृथ्वीराज राठौड़ थे, और अकबर के दरबारी कवि भी थे ये। और इनकी रचना जो है कृष्ण रुक्मणी के विवाह पर आधारित है, बेली कृष्ण रुक्मणी। और मध्यकाल जो है उसको राजस्थानी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। बेली कृष्ण रुक्मणी किसकी थी? पृथ्वीराज राठौड़ की थी। किसके समय में लिखी थी? अकबर के टाइम पे लिखी थी। तो बहुत ही अच्छी बुक है, ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है। तो विजयगढ़ या बयाना का प्रस्तर अभिलेख था, इसमें क्या किया था कि बयाना पर जो शासन किया था वो वरिक वंश ने शासन किया था, इस बात का पता चलता है हमें। ठीक है, विजयगढ़ का प्रस्तर शिलालेख कहाँ पर मिलता है? बयाना में। ये ध्यान रखना। कौन सा युद्ध सही सुमोलित है? खातोली, खानवा, देखो, और सामेल और हरमाड़ा। तो आप लोग बता सकते हैं इसको क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये सामेल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सामेल की जगह मुझे लगता है आपको इसको गिरिसुमेल का युद्ध कर लेना चाहिए। और गिरिसुमेल का युद्ध आपको पता ही है, शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में हुआ था 1544 ईस्वी में। तो ये गलत हो जाएगा। इन्होंने क्या पूछा है? गलती पूछा है, तो ये हो जाएगा। खातौली का हमें पता है,
किस किस के बीच में हुआ था? खातौली, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध हमें पता है, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। और ये जो हरमाड़ा का युद्ध है ये 1557 में हुआ था, और ये मालदेव और उदय सिंह के बीच में हुआ था। तो ये ध्यान रहेगा आपको। तो इसमें ध्यान रखने वाले ये दो तो इजी है। गिरी का आपको पता ही है, 1544 में हुआ था। और इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर अनाज के लिए अपनी बादशाहत खो बैठता। और ये हरमाड़ा का जो युद्ध है ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1557 वाला, क्योंकि 3 तो इजी हो गए एकदम, सबको पता होता है। चौथा हरमाड़ा है, ये आपको पता कर रखना है। 1557 में मालदेव और उदय सिंह के बीच में हुआ था ये। अगला है बूंदी रियासत के 2 अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे आप लोग बता दोगे? ये बुहावर सिंह जो थे ये अंतिम आधिकारिक शासक थे यहाँ के। तो इसमें भी आपको कोई ऐसी अच्छी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महाराव बहादुर सिंह हो गए। और बूंदी का यह नाम जो है बूंदा मीणा के नाम पर रखा गया था। और 1948 में जो बूंदी है उसका राजस्थान में विलय हो गया था। प्रताप केस में प्रताप बारहट को कारावास, तो प्रताप सिंह बारहट जो थे इनको कौन से केस के तहत सज़ा मिली थी आपको पता होना चाहिए। जो बनारस षड्यंत्र का मुकदमा था वो उनके ऊपर चलाया गया था। पढ़ लेते हैं एक बार कौन थे। प्रताप सिंह जो है केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे, उदयपुर के महाराणा के सलाहकार भी थे। उदयपुर महाराणा के सलाहकार कौन थे? केसरी सिंह बारहट, उनके बेटे थे ये। और बरेली जेल में इनकी पुलिस यातनाओं से मृत्यु हो गई थी 22 साल की उम्र में। तो देखिए 22 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी प्रताप सिंह की। कहाँ पे? बरेली की जेल में। बनारस षड्यंत्र केस लगा था इनके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। रूठी रानी कौन थी? सबको पता है, उमादे थी। किसकी रानी थी? मालदेव की थी। बताते हैं कि जब इनकी मालदेव की जब शादी हुई थी तो उसके बाद ये एक दासी के साथ में भोग विलास में लिप्त हो गए थे, और इसी कारण उनसे उनकी रानी जो थी उमादेव वो रूठ गई और पूरे जीवन भर उनसे दूर रही। तो काफ़ी रोचक स्टोरी है, रोमांचक कहानी है इनकी। ऐसी रोचक स्टोरी राजस्थान में भरी हुई है। रूठी रानी, रानी उमादे कौन थी? ये जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। इनका विवाह 1536 ईस्वी में राव मालदेव से हुआ था। मालदेव की हरकतों की वजह से मालदेव से जीवन भर अलग रहने का फैसला लिया इन्होंने। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है, और उन 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया था। तो किस किस ने मुगलों का सहयोग नहीं किया था? एक तो चंद्रसेन ने नहीं किया था, एक राणा सांगा ने भी नहीं किया था, क्योंकि दोनों ने चंद्रसेन जिंदगी भर लड़ते रहे थे। राणा सांगा ने भी उनसे लड़ाई लड़ी थी, और लड़ने के बाद इनकी खानवा के युद्ध के बाद तो मृत्यु हो गई थी। तो 1 और 2 हो जाएगा इसका उत्तर। कनिष्ठ अभियंता में पूछा है, ये जूनियर अकाउंटेंट में आया है 2020 में। अगला निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही कालानुक्रम को बताइए। तो हल्दी घाटी का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, और तराइन का दूसरा युद्ध है। तो सबसे पहले हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता ही है 1576 में हो गया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध आपको पता ही है कि 1527 में हुआ था पानीपत के बाद में। पानीपत 26 में हो गया था, खानवा 27 में हुआ था। और तराइन का दूसरा युद्ध जो था 1192 में हो गया था, पहला 91 में हुआ था। तो आपको पता ही है हल्दी घाटी का युद्ध तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध जो है महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। और तराइन का जो दूसरा युद्ध था ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे। पहले में पृथ्वीराज जीत गए थे, लेकिन दूसरे में पराजित हो गए थे। तो हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा आप क्रम देख लीजिए। सबसे पहले 1192 में 3 हो जाएगा, उसके बाद में आपका 1527 हो जाएगा, मतलब 2 3 2 1 ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। सीमा चिन्ह, तो सीमा चिन्ह से आप क्या समझते हैं? इन युद्धों की सही तिथि क्रम में रखते हुए तिथि क्रम बताना है इनका भी। तो खानवा का युद्ध हम बता ही चुके हैं आपको, कब था? 1527। भटनेर का युद्ध कब था? भटनेर का युद्ध कब हुआ था बताइए।
तो भटनेर का युद्ध जो था वो 1398 में हुआ था। और गिरी सुमेल का आपको पता ही है 1544 में हुआ था। और हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये आपको पता ही है 1576 में हुआ था। तो जम जाएगा, सबसे पहले भटनेर हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, 2 1 3 और 4, 2 1 3 4 हो जाएगा। तो इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, बी हो जाएगा इसका आंसर। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये 16 मार्च गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 17 मार्च था खानवा का युद्ध जो था। गिरी सुमेल का 1544 ही। मांडू के जो प्रसिद्ध किला था इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सबको पता है मांडू का जो किला है उसका निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। हो जाएगा आराम से। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, बताओ किसने दी थी? तो आपको पता ही है, विजय सिंह पथिक जो थे उन्होंने दी थी, काफ़ी फेमस थे। और राजस्थान में जन चेतना को जागृत करने वाले या जन्म देने वाले विजय सिंह पथिक थे। और कहाँ के थे ये? बुलंदशहर के थे। इनका जन्म तो बुलंदशहर में हुआ था 82 में। इनका नाम सबको पता ही है, भूप सिंह गुर्जर थे ये। और व्हाट आर इंडियन स्टेट इनकी महत्वपूर्ण रचना थी, व्हाट आर इंडियन स्टेट। इसके पहले का क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये जो मांडू था इस किले का निर्माण किसने करवाया था? हुसैन शाह ने करवाया था। और मध्य प्रदेश के धार जिले में नर्मदा नदी के तट पर ये है। और अफगान स्थापत्य विरासत के लिए भी ये जाना जाता है। अफगान स्थापत्य विरासत के लिए मांडू के किले को जाना जाता है। अगली बात आती है, झाड़साई सिक्के किसके थे? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको तो आप देखते ही मार दोगे, अभी पूछा है ये मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन में। तो इसका जयपुर आंसर हो जाएगा। झाड़साई सिक्के कहाँ थे? जयपुर में थे। आमेर के कछवा शासकों द्वारा चलाए गए थे। आमेर का शासन क्षेत्र आधुनिक जयपुर राजस्थान है। और ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम टकसाल खोलने की स्वीकृति जो जीती वो जयपुर राज्य ने ही दी थी। टकसाल खोलने की जो स्वीकृति दी थी वो जयपुर राज्य ने ही दी थी। तो झाड़साई सिक्के जयपुर आपको याद रहेगा। निम्न युद्धों को कालक्रम के अनुसार जमाना है, तो आपको पता ही है। प्रथम युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? आपको पता ही है। खतौली का युद्ध कब हुआ था? ये भी पता ही है। और सुमेल गिरी सुमेल का युद्ध तो हम कई बार बता चुके हैं। जो तराइन का प्रथम युद्ध आपको बता दिया, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध कुंभा और जो शासक थे गुजरात के, क्या नाम था? महमूद शाह, उनके बीच में हुआ था। और खतौली का जो युद्ध था ये आपको पता ही है, 1517 में हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। और गिरी सुमेल का युद्ध आपको पता ही है, शेरशाह और मालदेव के बीच में हुआ था। तो 78 का आंसर हो जाएगा ए। या बी या सी या डी, आप लोग बताएंगे। मैच कीजिए। तो ए का हो गया डी, बी का हो गया सी, और सी का हो गया बी, और 4 का हो गया ए। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। आपकी जो की है इसमें गलत दे रखा है शायद, यहाँ पे इन्होंने मैच ए कर रखा है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे बी कर लेना। अगला बी था ना ऑप्शन हमने जो लगाया था, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, फिर हम लोग आते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। इनका भी सही कालक्रम लगाना है, तो आपको पता ही है इन सब का। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। दिवेर का हमने नहीं बताया है, तो दिवेर जो है ये कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1582 में हुआ था। दिवेर का युद्ध 26 अक्टूबर 1582 को हुआ था। तो आप कालक्रम देख लीजिए इसमें, और आपका आंसर हो जाएगा बी होना चाहिए। वैसे तो आप एक बार मिला लेना, सारी डेट आपको पता ही है, लिखा भी हुआ है, तो पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार बताने में टाइम जाता है। मुझे नहीं लगता इसको दोबारा
एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सुशिर वाद्य कौन सा है? वैसे तो कल्चर का पार्ट है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सुशिर वाद्य में अलगोजा आ जाएगा। जो फूंक कर बजाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सुशिर वाद्य। और राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है कौन सा है? अलगोजा। ये आपको भी नहीं पता होगा, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। जो अलगोजा है ये राजस्थान का राज्य वाद्य है। और वीर तेजाजी की गाथा, डिग्गीपुरी का राजा, डोला मारू नृत्य, भवा नृत्य में इसका प्रयोग होता है। रामनाथ चौधरी इसके प्रमुख कलाकार है। तो रामनाथ चौधरी क्या बजाते थे? अलगोजा बजाते थे। तो ध्यान रखना, रामनाथ चौधरी क्या बजाते हैं? अलगोजा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। रामनाथ चौधरी अलगोजा बजाते थे। अगला है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ऐसे ही चलते चलते हम लोग पीछे करके आए हैं। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था? आंसर बताइए। तो 1557 में हुआ था, और मालदेव तथा उदय सिंह के बीच में हुआ था। तो आप लोग बताएंगे क्या मैं सही बता रहा हूँ, या आपके टेस्ट के लिए मैं बीच बीच में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता रहूँगा। अगला है, कौन सा अभिलेख सुमेलित नहीं है इसमें से? तो मानमोरी चित्तौड़ में हो गया, चीरवा उदयपुर में हो गया। ये घटियाला कहाँ पर है आप लोग बताइए? क्या जैसलमेर में है? गलत हो गया ना, हम लोग पढ़ चुके हैं घटियाला के बारे में अच्छे से। तो ये सही है, ये सही है, और बसंतगढ़ सिरोही में है, सही पता है हमें। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये घटियाला जो है कहाँ पर है? जोधपुर में है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सिक्के कहाँ पर है? तो देखिए आप, झाड़साई हम पढ़ी चुके हैं कि जयपुर में है, सही बात है। और बाकी सिक्कों के बारे में भी आप लोग बताइए। स्वरूप शाही कहाँ पर है? स्वरूप शाही हो गए मेवाड़ में। और एक बात और है कि स्वरूप शाह जो थे, इनके टाइम पर हमें लास्ट बार सती होने के किसी के प्रमाण मिले हैं, आप लोग ध्यान रखना। अगला है मदन शाही। मदन शाही कहाँ पर है? तो मदन शाही जो है झालावाड़ में है, लेकिन यहाँ पे बीकानेर लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। मदन शाही कहाँ पे है? झालावाड़ में। और विजय शाह सूरी, सॉरी विजय शाही कहाँ पर है? तो विजय शाही आपके जोधपुर में हो जाएंगे, तो ये भी सही हो गया। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। तो आप लोग कैसे भी करके इसको याद कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कई बार सिक्के पूछे जाते हैं। और जो बीकानेर है वहाँ पर गज शाही सिक्के चलते थे, गज शाही, गज बीकानेर। तो देखिए झाड़साई तो जयपुर में हो गया। आप लोग इसके बारे में कोई भी स्टोरी जनरेट कर लीजिए दिमाग में, ताकि भूले ना। आप ऐसे सोच लीजिए कि गुलाबी कलर से पुतवाया था, तो उसको बाद में झड़वाया, तो झाड़साई, मतलब इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन याद करने के लिए आप कैसे भी याद कर सकते हैं। जोधपुर को आप कैसे याद करोगे? विजय शाही सिक्का था यहाँ पे, तो जोधपुर को विजय से कैसे कनेक्ट करोगे? कोई ट्रिक बनाइए आप। वी के बाद जे आ रहा है, नहीं ये तो गलत कनेक्ट हो जाएगा, आप जयपुर से जोड़ दोगे इसको फिर। तो विजय को आप कैसे भी करके याद रखना कि जोधपुर का था मदन शाही झालावाड़। तो मदन को झालावाड़ से कैसे याद करोगे? मदन झाला देता था, ऐसा कुछ बना लीजिए आप। और जो स्वरूप शाही है ये कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। स्वरूप शाही मेवाड़ के थे। तो स्वरूप तो आपको पता ही है, स्वरूप सिंह जी जो थे, तो मेवाड़ तो याद हो ही जाएगा। मदन सिंह और मदन शाही और विजय शाही, मैं यहाँ पे क्यों रुक रहा हूँ? क्योंकि रुकने का कारण ये है कि अगर रुक के पढ़ेंगे ना तो कैसे ना कैसे करके ये याद रह जाएंगे हमें। तो झाड़साई तो याद रह ही जाएंगे। आप समझ जाना कि जयपुर को झड़वाया था, गुलाबी नगरी को जो पुतवाया था उसके बाद में, तो जयपुर हो जाएगा। और स्वरूप सिंह पता ही है, मेवाड़ हो जाएगा। और बीकानेर का गजसाई हो जाएगा, क्योंकि ये इजी हो जाता है, ध्यान में रखना बीकानेर का थोड़ा सा गजसाई। और ये विजय शाही और जो मदन शाही है इसमें थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। तो मदन शाही आप सोच लेना कि मदन नाम का कोई व्यक्ति है जो झाला देके किसी को बुला रहा है, तो झालावाड़ के हो गए मदन शाही, और विजय शाही को आप जोधपुर से याद रखिए, क्योंकि जयपुर के तो आपको पता ही है झाड़साई है, और विजय में जय आ रहा है तो जोधपुर हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता आप लोग कन्फ्यूज होंगे इसमें, ठीक है। ये सिर्फ याद करने के हिसाब से मैंने आपको बताया था, बाकी आप कैसे भी इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं नहीं भूलूंगा तो आप भी नहीं भूलेंगे। सिलोला जो प्रशस्ति है और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से है बताइए। सिलोला 383, तो सिलालो
प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? तो अचलेश्वर का जो शिलालेख है ये कब था? 1285 में। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति थी, ये कब थी? 1460 में। और दिलवाड़ा का जो शिलालेख था, क्या ये 1216 में था? तो आप लोग बताइए मुझे। ये मुझे लगता है इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेनी चाहिए। तो देखते हैं। सिरोही में जो स्थित है अचलेश्वर शिलालेख, अचलेश्वर का जो शिलालेख है ये 1285 का है। गोहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल से लेकर के समर सिंह की वंशावली के बारे में जानकारी देता है। और जो दिलवाड़ा का शिलालेख है तो ये 1428 ईस्वी का था। सिरोही में कब का है? ये 1428 का। ध्यान रखना आप लोग, 1428 का जो शिलालेख है ये दिलवाड़ा का शिलालेख है। और इसमें टंक नामक मुद्रा में स्थानीय करों का उल्लेख है। इकोनॉमी से रिलेटेड है, ध्यान रखना। दिलवाड़ा का शिलालेख टंक और स्थानीय करों का उल्लेख किया गया है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है 1460 में बप्पा रावल से कुंभा तक के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है, 1460 ईस्वी की है। तो इसमें भी कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे, ध्यान रखना। अचलेश्वर बप्पा रावल से समर सिंह तक, और कुंभलगढ़ बप्पा रावल से कुंभा तक। और पहला वाला अचलेश्वर जो था 1285 का है, कुंभलगढ़ जो है 1460 का है, और जो दिलवाड़ा है ये 1428 का है और मेवाड़ी भाषा में है। किस इकोनॉमी से रिलेटेड है दिलवाड़ा वाला शिलालेख? आप लोग ध्यान रखना, 1428 का। कब का है दिलवाड़ा? 1428। आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी। आगे चलते हैं। महाभारत काल में जांगल देश के नाम से कौन सा प्रदेश जाना जाता था? तो जांगल तो आप सबको पता ही है, बीकानेर वाला एरिया था, बीकानेर और जोधपुर वाला। और जांगलधर बीकानेर राज्य के राज्य चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। इतिहास, राजस्थान इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? ये सबको पता ही है, जेम्स टोड। और इनकी एक बुक आई थी 1823 में, 14 जनवरी को आई थी। मतलब हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है उसके एक दिन पहले, सॉरी गणतंत्र दिवस है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में फ़र्क होता है ना? तो आप लोग कमेंट करके बताइए स्वतंत्रता दिवस कब होता है और गणतंत्र दिवस कब होता है। तो जो गणतंत्र दिवस है हमारा, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को होता है ना, 15 अगस्त थोड़ी है ये, 14 जनवरी है। तो आप लोग मुझे ये बताइए 14 जनवरी को कौन सा डे होता है? ठीक है, तो आप बताइए 14 जनवरी को कौन सा डे होता है? और 1823 जो है, इसको इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, मुंबई में प्रकाशित हुई थी। कर्नल जेम्स टोड भारतीय राजस्थानी इतिहास के पिता कहे जाते हैं और इनकी पुस्तक इन्होंने लिखी थी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। डेट नहीं पूछेंगे इसकी, टेंशन मत लो। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया मुंबई से प्रकाशित हुई थी। 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुचामन में। कुचामन कहाँ पर है? कुचामन कहाँ है ये बताइए आप लोग मुझे। और कुचामन टकसाल में बनता था। कुचामन जो है मारवाड़ राज्य की क्या थी? टकसाल थी। इसमें ढले हुए सिक्के कुचामनी सिक्के कहलाते हैं। हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है। हर्ष माता का मंदिर एवं चांद बावड़ी ये कहाँ पर है? हर्ष माता का मंदिर कहाँ है? तो हर्ष माता का मंदिर आपका हो जाएगा दौसा में। इजी क्वेश्चन है। चांद बावड़ी भी यहीं पे है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगला है बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो परमारों की राजधानी कहाँ थी आपको पता ही है, अर्थूणा जो थे यहाँ थी बागड़ के परमारों की राजधानी। और बागड़ क्षेत्र कौन सा होता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा को कैसे याद रखेंगे आप?
डे से तो डूंगरपुर को कनेक्ट कर सकते हैं और बै से बांसवाड़ा को कर सकते हैं। गे को भूल जाइए इसमें, तो ध्यान रहेगा बागड़ क्षेत्र कहाँ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का, क्योंकि गे से नीचे ऐसा कोई जिला भी नहीं है जिस जो जनरेट होता हो, तो आराम से याद हो जाएगा। बागड़ वाला एरिया कौन सा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और बागड़ में परमार राजवंश की स्थापना डंबर सिंह ने की थी। किसने की थी, डंबर सिंह ने। और अर्थोणा इनकी राजधानी थी। और धनिक, कंकदेव, सत्यराज, चामुंडराज और विजयराज आदि इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। तो मुझे नहीं लगता शासकों के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग अगर ध्यान रखना चाहे तो ध्यान रख सकते हैं कि धनिक, कंकदेव, सत्यराज, चामुंडराज और विजयराज। चामुंडराज, विजयराज, सत्यराज, 3 तो राज हो गए, कंकदेव और धनिक, तो आपको ध्यान रहेगा, तो भूलोगे नहीं, इजीली याद हो जाएगा। अगला है किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त है। तो किसानों के द्वारा जो वसूल की जाती थी विविध लाग बाग, उनका उल्लेख कौन से शिलालेख में है, तो आप लोग बता पाएंगे इसको। इसका आंसर हो जाएगा चोकली ताम्रपत्र 1483 में। ठीक है, तो देख लेते हैं किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें है। चोकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी में प्राप्त। आहड़ ताम्रपत्र जो है 1206 ईस्वी का गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का है। गुजरात के सोलंकी राजा है भीमदेव द्वितीय। और गुजरात के सोलंकी राजाओं मूलराज से भीमदेव द्वितीय तक की वंशावली उपलब्ध करवाता है ये। और खरोदा ताम्रपत्र जो है 1437 ईस्वी का महाराणा कुंभा के समय का है। खरोदा ताम्रपत्र 1437 ईस्वी का है, महाराणा कुंभा के टाइम का है। ठीक है, तो हो जाएगा। विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें है, चोकली ताम्रपत्र में है। चोकली ताम्रपत्र कब का है, 1483 का है। और आहड़ ताम्रपत्र 1206 ईस्वी गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का है। पुरका ताम्रपत्र आप लोग बताएंगे, इसके बारे में बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ, पहले भी आया है पुरका ताम्रपत्र, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग या तो मुझे कमेंट करके बताइए या फिर पीछे जाके देखिए कि किसका था ये, मैं बार बार नहीं बताऊँगा इसको। और चोकली ताम्रपत्र हो गया, ये किसका है, लाग बागों से रिलेटेड इसमें बातें हैं। और आहड़ ताम्रपत्र ये 1206 का था। 1206 में कौन शासक बने थे वैसे दिल्ली में, आपको पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक बने थे। वैसे आहड़ ताम्रपत्र गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का उल्लेख करता है। सोलंकी राजाओं की वंशावली उपलब्ध करवाता है। और एक खैरौंदा ताम्रपत्र 1437 का है, महाराणा कुंभा के समय का है। खैरौंदा से रिलेट कौन हो गया, कुंभा, 1437 है, तो हो जाएगा आराम से। आहड़ किससे रिलेटेड था, सोलंकियों से रिलेटेड था। और भीमदेव जो थे वो थे। चोकली ताम्रपत्र, इसमें लाग बाग थी, ये भी हो जाएगा 1483 वाला। और पुर को आप लोग देख लीजिए। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, 390 आप लोग बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर और मेवल। जैसलमेर को मांड कहते थे, प्रतापगढ़ को कांठल कहते थे, झालावाड़ या टोंक को मालव प्रदेश कहते थे, और उदयपुर को क्या कहते थे आप लोग बताएंगे। या फिर मेवल किसको कहते थे, मेवल कहते थे डूंगरपुर बांसवाड़ा को। मतलब कि डूंगरपुर बांसवाड़ा कौन सा क्षेत्र, बागड़ का क्षेत्र, तो बागड़ के क्षेत्र को क्या कहते थे, मेवल। तो ध्यान रखना आप लोग, अगर कोई पूछे मेवल कौन सा एरिया है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया हो गया। राजस्थान के किस नगर के समीप से गुजरती है, समीपस्थ गुजरती है, तो 391 इसका हो जाएगा बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा नगर के समीपस्थ से गुजरती है। और यद्यपि कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर को भी छूकर गुजरती है, किंतु यह बांसवाड़ा नगर के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किस नगर के समीपस्थ गुजरती है, कर्क रेखा राजस्थान के किस नगर के समीप से गुजरती है, बांसवाड़ा से। बार बार क्यों पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन, क्योंकि आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये तो आपको पता ही होगा। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया।
याद ही होगा वैसे आपको, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हैं इसको। डींगला, भिडरिया और नाथद्वारिया, ये क्या है बताओ? बहुत राजस्थान पढ़ा है आपने। तो जो तांबे के सिक्के थे, अब तांबे के सिक्के तो थे पर कहाँ पर थे? मेवाड़ में। तो इनको क्या बोलते थे? डिंगरिया, भिडरिया और नाथद्वारिया। क्या थे ये? तांबे के सिक्के। कहाँ के थे? मेवाड़ के। आगे देख लेते हैं। डिंगला, भिडरिया, नाथद्वारिया मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के थे। और मेवाड़ जो है पगड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। पगड़ी को पाग, पेचा व बागा भी कहते हैं। राजस्थान में प्रचलित ओढ़नी, पौरी, पोमचा, लहरिया, दामनी है। लहरिया पगड़ी मेवाड़ की फेमस है। पोमचा, दामनी, दामनी, पोमचा, ओढ़नी, पौरी, ये तो पगड़ी थी। और तांबे के सिक्के थे भिडरिया, डींगला, नाथद्वारिया। तो ध्यान रखना, नाथद्वारा तो जगह भी है, मेवाड़ में ही पड़ती है। मंदिर भी है नाथद्वारा का, तो आप लोग पता करना कहाँ पे है ये, पता ही है वैसे तो। भिडरिया, डिंगला ये सब कहाँ के हैं? मेवाड़ के तांबे के सिक्के हैं। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? अपोलोडोट्स कहाँ से मिला है? रेड एक जगह है वहाँ पे, वहाँ से मिला है। क्या मिला है? अपोलोडोट्स। तो जो रेड है कहाँ पर है? ये टोंक में है। टोंक जिले में एक निवाई तहसील है, वहाँ पे डील नदी है एक, उसके किनारे पे एक लोहयुगीन सभ्यता है। वहाँ पर जब उत्खनन कार्य किया तो ये मिला है। किसने किया है उत्खनन कार्य वहाँ पे? केदारनाथ पुरी ने करा है। कब करा है? 1938 ईस्वी में। केदारनाथ जी ने यहाँ पे जब करा तो उनको अपोलोडोट्स का सिक्का मिला था यहाँ से। गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? गदिया सिक्के बताइए आप लोग, आराम से हो जाएगा। जोधपुर से रिलेटेड है गदिया सिक्के। सर्वप्रथम जोधपुर राज्य में थे और जोधपुर टकसाल के चांदी के सिक्के विश्व प्रसिद्ध है। रेड विराटनगर से इंडोसीथियन सिक्के मिले हैं, जिन पर राजा के चेहरे में अग्नि वेदिका का भद्दा रूप धारण किया हुआ है, जिससे इन्हें गदिया सिक्के भी कहा जाता है। कहाँ पे थे? जोधपुर में थे गदिया सिक्के। और जोधपुर से जो चांदी के सिक्के मिले हैं वो भी विश्व प्रसिद्ध है। और जिन पर राजा के चेहरे पर अग्निवेदिका, यहाँ पे क्या था? जो गदिया सिक्के थे इन पर राजा के चेहरे एवं अग्निवेदिका जो है उन पर भद्दा रूप धारण किया हुआ है, जिससे इन्हें गदिया सिक्के कहा जाता है। आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ स्थित है? आलमशाही मुगलिया कहाँ पर है? तो ये जो है प्रतापगढ़ क्षेत्र में है। और जो महारावल थे सालिम सिंह, उन्होंने बादशाह शाह आलम के नाम पर यहाँ पे जो है आलमशाही सिक्का चलाया था। तो कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में है। आपके ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, तो एक बार आप इसको बता दीजिएगा मुझे चेक करके। वैसे प्रतापगढ़ ही होगा। और जो आलमशाही है उनको ध्यान में रखते हुए जो महाराज थे यहाँ के सालिम सिंह, उन्होंने आलमशाही मुगलिया सिक्का चलाया था प्रतापगढ़ में। सालिम सिंह जी थे आलमशाही सिक्का। तो ये आराम से हो जाएगा। हम आपको बता ही चुके हैं कि गजशाही कहाँ थे। गजशाही आपको बताया था, गज बीकानेर से आराम से कनेक्ट हो जाता है। विजय के बारे में हमने बताया था कि वी के बाद जय आ रहा है, तो जयपुर का तो झाड़शाही हो गया, ये तो सही हो जाएगा। लेकिन जो विजयशाही थे ये जोधपुर के थे, तो यहाँ इन्होंने विपरीत क्रम दे दिया, तो ये गलत हो जाएंगे दोनों। और झाड़शाही जयपुर वाला है, सही है। तो क्या पूछा है इन्होंने कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं आगे। तो जो विजयशाही है ये आपको पता ही है कहाँ पर है। विजयशाही जोधपुर में है। और ये गजशाही हमने बीकानेर पढ़ा था अभी, लेकिन यहाँ पे जोधपुर भी ऑप्शन दे रखा है, तो हो सकता है जोधपुर बीकानेर दोनों में गजशाही हो। विजयशाही तो कंफर्म जोधपुर में था। और जो अखेशाही है वो जैसलमेर में है। अखेशाही जो है कहाँ पर है? जैसलमेर में है। झाड़शाही जयपुर में है। गजशाही आपका जोधपुर हो गया। गजशाही बीकानेर में भी थे। और अखेशाही जो है ये जैसलमेर में हो गए। अखेशाही को जैसलमेर में कैसे याद करोगे आप, थोड़ा बताइए मुझे। कुछ ट्रिक बनाइए ऐसी कि अखेशाही याद रह जाए जैसलमेर में।
अखे शाही का जैसलमेर से कोई लिंक निकल रहा है? अखे शाही का जैसलमेर से कोई ना, जैसे भी आप याद करो, याद रखना इसको। ए सबसे पहले आता है और जैसलमेर भी उधर ही उधर पड़ता है हमारे, तो आप ध्यान रखना। अखे शाही जो है इधर से, जैसलमेर सबसे पश्चिमी हिस्सा हो गया, और ए भी जो है सबसे पहले ही आता है हम जब वो ए आई पढ़ते हैं तो आप लोग इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। वैसे ये ट्रिक मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा देर तक याद रहने वाली है, तो आप वैसे ही याद रखना अखे शाही जैसलमेर। लेकिन मेरा तो क्लियर हो गया कि अब नहीं भूलेंगे, मैं इसी तरीके से याद करता हूँ इन चीज़ों को, नहीं तो भूल जाते हैं। अगले देखिए, आप आगे देखिए, जोधपुर रियासत के अन्य जो प्रमुख सिक्के थे उनमें हो गया लल्लूलिया, गधिया सिक्के अभी हम पढ़ चुके हैं। गधिया, इन पे क्या होता था, अग्नि वेदिकाओं पर भद्दा चित्र होता था जो राजा का था, वो तो गधिया बोलते थे उसको। भीम सही हो गया, फदिया हो गया, शेष विकल्प इसके सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कितना हो गया, 296 हो गए। 297 जो है, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो बड़वा में किसके है? तो बड़वा ग्राम में आपको पता ही है, मोखरी वंश से रिलेटेड है ये बड़वा ग्राम। आगे देखते हैं, बड़वा ग्राम मोखरी वंश से संबंधित है बड़वा, और बड़वा ग्राम कोटा से है। और संस्कृत और ब्राह्मी लिपि हो गई आपकी। और 4 सेनापति बल के 4 पुत्र कौन कौन है? बलवर्धन, सोमदेव, बल सिंह ने त्रिरात यज्ञ संपन्न करवाया था। त्रिरात यज्ञ संपन्न हुआ था एक, उसका वर्णन है इसमें बड़वा शिलालेख में, बड़वा अभिलेख में क्या था, ये एक यज्ञ का वर्णन है, त्रिरात यज्ञ का। कोटा में है बड़वा, कोटा में है, ध्यान रखना। और संस्कृत इसकी भाषा है, भाषा को तो हमने कही रखा है कि राजपूताना में जो भाषा थी संस्कृत का यूज हुआ था यहाँ पे। अगला है 398, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप लोग बता ही दोगे, यहाँ पे सिक्कों के बारे में बात की गई है। तो मदन शाही कहाँ के थे? हमने कहा था मदन क्या करेगा, छाला दे के बुलाएगा, तो मदन तो झालावाड़ के थे, तो उदयपुर इसमें गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। डी तो ऑप्शन आपका कट गया, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। प्रताप सिंह के सिक्के, सालिम सिंह हमको पता ही है, सालिम सिंह कहाँ पे थे? प्रतापगढ़ में ही थे, थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने आलम शाही सिक्के भी चलाए थे, तो सालिम सिंह ने आलम शाही चलाए थे। आप लोग ध्यान रखना, आलम और सालिम जैसे मैम में आ रहा है, आलम सालिम मतलब मिलते जुलते से है। वैसे सालिम सिंह ने जो आलम शाह थे, मुग़ल शासक थे, उनको ध्यान में रखते हुए चलाए थे, तो ये सालिम शाही हो गया। पता करौली के माणक शाही, तो करौली के माणक शाही, और धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही। तो धौलपुर के तमंचा शाही कैसे याद रखोगे आप? धौलपुर में हमारे वहाँ पे काफ़ी गुंडागर्दी चलती है, आपको पता ही है, तो तमंचा रखते हैं सब लोग, मतलब ऐसे कहते हैं लोग कि काफ़ी दादागिरी चलती है, तो दादागिरी रखने वाले लोग क्या रखते हैं? तमंचा रखते हैं ना पॉकेट में। तो धौलपुर को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है ये जो मैं ट्रिक बना रहा हूँ उनका, लेकिन इसलिए बोलता हूँ ताकि याद रह जाए कैसे भी करके आपको। जैसे मदन वाला याद रह गया, झालावाड़। प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम शाही आलम शाही हो गए, दोनों हो गए। और करौली के जो सिक्के थे वो माणक शाही हो गए, और धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही हो गए। हो जाएगा याद। अगला है कि जो इसमें जो उत्कीर्णन वर्ष है वो उसका सही जोड़ा बताना है आपको। तो जो अचलेश्वर शिलालेख है ये 1285 का था। कैसे ही हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अचलेश्वर का, किस चीज़ के बारे में? इसमें लाग बागों का वर्णन है इसमें। बिजोलिया शिलालेख जो है 1150 ईस्वी का है, और चीरवा का जो लेख है ये 987 ईस्वी का है, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है ये 1460 की है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो देखिए ये जो है इसमें ये चीरवा का शिलालेख ये 987 का नहीं है पहली बात तो कब था ये 1273 में था चीरवा का शिलालेख। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 60 की है पता है हमें। बिजोलिया 1100 और 70 के आसपास था, लेकिन देखते हैं कौन से इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है इसमें तो जो 399 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें ए हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया,
और बिजोलिया शिलालेख 1170 था 1150, इसको आप लोग बताएंगे। बिजोलिया शिलालेख की एक बार डेट बता दीजिए आप लोग, हम लोग पहले भी इसको सोल्व कर चुके हैं। वैसे मेरे सामने जो आंसर इन्होंने लगाया है वो ए लगा रखा है, 1 2 3। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो एक बार चेक करके मैं आपको इसको अगले वीडियो में बता दूंगा, या फिर आप लोग इसका